ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को फादर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। इसके डिटेल्स आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से देश के सामने रखे गए। बहुत सारे सवाल थे हर सेक्टर को लेकर, कृषि को लेकर, उद्योगों को लेकर, एमएसएमई को लेकर। उन सारे सवालों के जवाब एक एक कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में झुक गए और किसानों के खून पसीने को बेच दिया गया। पीएम कॉम्प्रोमाइज हैं अदानी और एप्स्टीन फाइल्स के कारण। यह डील पूरी तरीके से सरेंडर है। जयराम रमेश कहते हैं कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम होने से भारतीय किसानों पर भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी उत्पादों की बाढ़ आएगी, जिससे ग्रामीण आजीविका प्रभावित होगी। सुरजेवाला ने इसे भारतीय किसानों के पेट पर वार बताया और कहा कि 72 करोड़ किसानों की आजीविका छीनने वाला है। पवन खेड़ा ने इसे ह्यूमिलेटिंग फेलियर बताया और कहा कि अब अमेरिका का जो सामान है वो डंप भारत में किया जाएगा और ये भारत अब अमेरिका के सामान का डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। एसएम के जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने बताया कि पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग की और उसे कहा कि ये विश्वासघात है। तो एक एक डिटेल्स की हम बात करेंगे। ये जो आरोप है कांग्रेस की तरफ से, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की कृषि के ऊपर निर्भर करती है और उस देश की जीडीपी में भी लगभग 17% का योगदान जो कृषि क्षेत्र है वो देता है। लगभग 6 करोड़ लोग सीधे तौर पर डेयरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आखिरकार क्या वाकई में पेट काटने का काम किया है, पेट पर वार किया? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। मुझे उम्मीद है शायद सवाल आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। विपक्ष ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं, उसके जवाब में पीयूष गोयल ने जो कुछ कहा है वो आप हमें बताइए कि क्या वाकई में ऐसा है या फिर कहानी कुछ और है? अभिषेक, पीयूष गोयल क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, मैं उसे महत्व नहीं देता। जो डील साइड होके जो आई है हार्ड कॉपी, जो ऑफिशियल है, मैं सुबह से कम 4 बार उसे पढ़ चुका हूं और मैं ये ढूंढ रहा था कि भारत बिका तो कहां बिका, बोली लगाई तो किसने लगाई और कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसमें भारत घाटे में है या फिर भारत के किसान, मजदूर, गरीब वगैरह का नुकसान क्या हुआ। जो विपक्ष के सवाल हैं वो एक एक करके मैं बताता हूं। मेरे पास वो बिंदुवार वो सारे डिटेल्स हैं, शायद लोगों को समझ में आ जाए। सबसे बड़ा सवाल था किसान जी, कृषि। विपक्ष का आरोप यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र को अमेरिका की बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया है। ठीक है। डील का पॉइंट नंबर 1 ही वहीं से शुरू होता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो वस्तुएं भारत के किसान उत्पादन करते हैं, मतलब हम जो उगाते हैं, उसे इस डील से अलग रखा गया है। उस क्षेत्र में अमेरिका को नो एंट्री। हां, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और पहले से इंपोर्ट करते हैं, जैसे वॉलनट हो गए। एक चीज जो लिखा गया है वो है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, डीडीजी। मुझे लगा कि कहीं ट्रंप ने खेला तो नहीं किया। ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन क्या होता है मुझे पता करना पड़ेगा। बाद में पता चला कि हमारे यहां सरसों की पेराई होती है, तेल निकलने के बाद जो खल्ली बचता है ना, उसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो खल्ली आ सकता है। ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन वो है, डिस्टिल्ड करने के बाद जो ग्रेन बच जाता है वो। ठीक है। तो खल्ली आ सकती है, उसके अलावा वाइन आ सकता है, उसके अलावा जो है सोयाबीन ऑयल आ सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी मंगाते रहे हैं दूसरे देशों से। तो जो मंगा रहे हैं सिर्फ वही है, अपने यहां पे जो किसान उगाते हैं उनमें से किसी में नो एंट्री है। ये एग्रीकल्चर हो गया। दूसरा आपका सवाल है डेयरी। बहुत सवाल था कि क्या अमेरिका की जो दूध उत्पादक कंपनियां हैं क्या भारत में आ रही हैं? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नो। ना तो वो किसी तरह का मीट हमें प्रोवाइड करेंगे, ना किसी तरह का दूध प्रोवाइड करेंगे, दूध से बने सामान प्रोवाइड करेंगे। हां, एक चीज कहा गया कि हाई एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ चॉकलेट्स ऐसे होते हैं
जिसमें दूध की कुछ मात्रा होती है, लेकिन वो महंगे चॉकलेट, ये डेयरी मिल्क टाइप का नहीं, वो ऐसा जो कि रईस लोग कुछ खाते होंगे, हमको नहीं पता उससे, वो चॉकलेट अलाउ किया है, बस डेयरी में इतना ही। अच्छा, और अगर किसी फील्ड के बारे में जानना है, मैं पॉइंट नंबर 3 कह रहा हूं, उसमें यह कहा गया है कि अब तो आम लोगों से मतलब नहीं कि एयरक्राफ्ट बनाने का जो पार्ट्स है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स या उसकी टेक्नोलॉजी, वो भारत लेगा, परचेज करेगा, तो वो तो जरूरी था। उसके बाद यह कहा गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो सामान इंडस्ट्रीज में बनेंगे वो भारत में आके बेच सकते हैं। तो उससे एमएसएमई पर फर्क नहीं तो ये पड़ेगा? नहीं, उसमें यह कहा गया है कि एमएसएमई के लिए यह कहा गया है कि हमारे यहां से पूरा सामानों की लिस्ट है इसमें, कि हम क्या जीरो टैरिफ पे उनको भेजेंगे, जिसमें हमारे यहां जो छोटे इंडस्ट्रीज बनाते, जैसे कि अगर आप यूपी के हैं तो कोई कालीन बनाता है, या मुरादाबाद में कोई पीतल का सामान बनाता है, इन सब पे ड्यूटीज घटा दी गई। हमारे यहां के जो जेम्स एंड ज्वेलरी हैं उस पे जीरो टैरिफ है। जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो कि हम 13 बिलियन का बेचते हैं अमेरिका को, उस पे जीरो टैरिफ है। तो वो पूरे सामानों की लिस्ट है कि किस पे जीरो है, किस पे कम है, किस पे ज्यादा है। हां, एक चीज आश्वासन है कि चाहे वो फिशरीज से रिलेटेड चीज हो, डेयरी से रिलेटेड चीज हो, या खेती बाड़ी में वैसी चीज जो हमारे किसान उगाते हैं, उन सबको डील से दूर रखा गया है। और कोई अगर आपके पास सवाल हो या कोई दर्शकों के जहन में आ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एसबीआई की रिपोर्ट है इस डील को लेके कि मक्का, सोयाबीन, फल और डेयरी का आयात अगर भारतीय मतलब ज्यादा होता है, तो ये एसबीआई कहता है कि अगर डेयरी में ज्यादा खुलाव हुआ तो दूध के जो दाम हैं वो 15% तक गिर सकते हैं। किसानों को सालाना 1 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए तो नहीं किया, वो एसबीआई ने रिपोर्ट दी थी, इसलिए तो नहीं उसको जोड़ा है। यही तो विवाद का विषय था। भारत ने कहा कि नहीं, डेयरी सेक्टर में नो एंट्री, खेती में नो एंट्री। उसने कहा कि कुछ सामान, बोला क्या सामान पहले बताना पड़ेगा, लिस्ट दो। लिस्ट मिला है, तब उसमें भारत ने सिलेक्ट किया है कि वो नट्स अलाउड, वाइन और स्पिरिट अलाउड, सोया ऑयल अलाउड, क्योंकि ऑलरेडी हम मंगा रहे हैं ना कहीं से, तो हम जापान से खरीदें या दूसरे देशों से खरीदें या अमेरिका से खरीदें, क्योंकि हमें मंगाना है। ठीक है सर, तो इसलिए आप भी बेच सकते हो। हाँ, और सवाल है सर, आयात जो बिल्स हैं हमारे वो बढ़ेंगे या उन पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जितना मुझे जानकारी है, लगभग मार्केट रेट में जो कच्चे तेल की कीमत है वो $67 बिलियन के आसपास का है। भारत रशिया से लगभग 67 डॉलर प्रति बैरल, भारत रशिया से लगभग $10 के कमी पर इस तेल को खरीद रहा था, तो हमारे जो आयात के बिल्स थे वो कम थे। अब भारत रशिया से तेल की जो खरीद है वो कम करेगा, अमेरिका से बढ़ाएगा, वेनेजुएला से लेगा, तो उससे क्या हमारे आयात के बिल्स बढ़ेंगे? क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? आपने चूंकि फैक्ट्स पे बात की तो मैं भी फैक्ट्स पे बात करता हूं। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो हमें $30 प्रति बैरल के दर से दे रहा था रशिया। अब उसने बढ़ाते $67 प्रति बैरल कर दिया। तो जब रशिया ने दाम बढ़ाया तो हमने भी अमाउंट धीरे धीरे कम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि महंगा चीज काहे खरीदेगा। आज रशियन ऑयल हम $67 प्रति बैरल के दर से ले रहे हैं। 56, माफ कीजिएगा, $56 प्रति बैरल के दर से ले रहे हैं। वेनेजुएला हमें $45 प्रति बैरल के दर से देने के लिए राजी हुआ है। वो तो आप बताइए सर उसका, तो वो तो जो कि वेनेजुएला मतलब अमेरिका, अमेरिका मतलब वेनेजुएला, अब दोनों एक ही। हाँ, तो अमेरिका का कहना था कि आप हमसे तेल खरीदो, भारत का कहना था कि सस्ता दो तब खरीदेंगे, रशिया से कम दोगे तब खरीदेंगे ना। तो वो कम दम कर रहा था। रशिया में कितना में दे रहा है? तो 56, हम 50 में नहीं, 50 में नहीं लेंगे आपसे, ट्रांसपोर्टेशन का भी तो कॉस्ट बढ़ेगा, आपकी दूरी भी तो ज्यादा है, 45 में लोगे। फिर कैलकुलेट किया कि हाँ अब रशिया से ज्यादा फायदा है, बोला कि ठीक है उधर से कम कर, हमें क्या मतलब, हम किसी के दोस्त दुश्मन नहीं है, जहां से मुनाफा आता है धंधो छोबाया गुजराती, हमको जहां से 2 पैसे का फायदा होगा वहां से खरीदेंगे। वेनेजुएला हो, अमेरिका हो, सऊदी हो, ईरान हो, रशिया हो, हमें क्या मतलब इन सब चीजों से, हमें सस्ता तेल चाहिए तो लेंगे।
ठीक है। अच्छा, एक लक्ष्य रखा गया 2030 तक $500 बिलियन का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो पहुंचाने का। अब फिलहाल $191 बिलियन के आसपास का व्यापार था जब ये टैरिफ लगा, उसके बाद तो खैर कम ही हुआ। अगर ये $500 बिलियन तक पहुंचाना है, भारत ऑलरेडी प्रॉफिट में रहता है अमेरिका को निर्यात करने के बाद, अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता ही है, तो अब क्या अमेरिकी सामान भारत ज्यादा आएगा या फिर भारत का सामान और ज्यादा अमेरिका में जाएगा? क्योंकि जैसा आपने बताया कि बहुत सारे सामानों पर भारत ने टैरिफ 0 कर दिया है, यहां से जो भी चीजें हैं वो आसानी से अब अमेरिका में बिक सकती हैं। उसके लिए पहला तो यह है कि क्या 1 महीने में होना है, नहीं 2 साल में होना है, बस। तो इसका जवाब है कि फ्यूचर में हम अपना इतने सामान हम खरीदेंगे और इतने सामान हम बेचेंगे, हमारा ट्रेड का बल्क बढ़ेगा, हम बड़े पैमाने पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज कि ये $500 बिलियन वाला क्या चक्कर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या हम F-35 खरीदने वाले हैं, इस सब पे कोई डील नहीं हुई है भैया। उनको बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि 500 बिलियन का कम से कम ये सब तो नहीं खरीद रहा है। हकीकत यह है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आ रहा है डाटा सेंटर्स के निर्माण और AI हब विकसित करने के लिए। होता यह है कि डाटा सेंटर्स के निर्माण में कुछ मशीनें लगती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, हम वो अमेरिका से खरीदेंगे, तो उसके बदले पेमेंट देना होगा, लेकिन वो हमारे यहां वो डाटा सेंटर्स के निर्माण में वो मशीनें काम आएंगी। दूसरी चीज जो महंगी चीज जो हम खरीद रहे हैं वो AI हब, वो हम निर्माण करने वाले हैं। हमने 2 देशों के साथ ऑलरेडी बात कर रखा है कि एक AI हब बनेगा मुद्रा में, वो जो गुजरात में है, दूसरा विशाखापट्टनम में बनने वाला है। हम और AI हब के रूप में अमेरिकन टेक्नोलॉजी या अमेरिका की कंपनियों को अपने यहां इन्वाइट करें कि हमारे यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ इस तरह का सेंटर बनाओ, तो वहां इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है टेक कंपनीज। आपको पता होगा कि गूगल ने यह घोषणा की थी कि सिलिकॉन वैली के बाद सबसे बड़ा अगर हम ऑफिस बनाएंगे तो वो इंडिया में बनाएंगे। बीच में ट्रम्प भाई साहब के इधर उधर करने के कारण वो सब चला गया, अब वो फिर रास्ते खुल गए हैं। एलन मस्क ट्विटर का हो सकता है कि दूसरा ऑफिस भारत में खोल दे, फेसबुक वाले अपना खोल दे, गूगल अपना खोल दे, क्योंकि गूगल का बहुत बड़ा बाजार है, 140 करोड़ जनता है भाई। तो ये सबको जब जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि 100-200 बिलियन तो इन सारी चीजों में कंज्यूम हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि और बहुत सारी चीजें लेंगे, तो ये एक दिन में नहीं होना है, ये 2030 तक हम ये सब चीजें खरीदेंगे और बदले में जो हम बेच रहे हैं वो बेचेंगे। एक बात निश्चित तौर पर रहिए, ये ट्रेड डील मैंने पढ़ी है, जो ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहता था, मतलब कि अमेरिका ये चाहता था कि यार तुम ही खाली बेच रहे हो और मेरा कुछ खरीदते ही नहीं, तो भारत ने कहा कि तुम्हारा भी खरीदेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, तो हमारा भी खरीदो, ठीक है, तुम्हारे तरफ थोड़ा बहुत झुका रहेगा चलेगा, पर ऐसा थोड़ी है। तो इसीलिए ये किया गया है। बहुत सारे लोग रो रहे हैं यार पहले 3% टैरिफ था, अब 18% लगा दिया, फिर भी आप खुश हैं। तो भैया 3% कब था? जब दुनिया के कॉम्पिटिटिव मार्केट से इसकी तुलना करो ना, कि चाइना पे कितना लगा है, जापान पे कितना लगा है, साउथ कोरिया पे कितना लगा है, इंडोनेशिया पे, मलेशिया पे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन सब के मुकाबले हम बेटर डील में हैं। पाकिस्तान पे 20%, बांग्लादेश पे 19%, और तो इसके मुकाबले 18% हमारा है। तो उसके मुकाबले बाकी दुनिया के मुकाबले हम पे कम है कि नहीं है? बिल्कुल। अब ये 2009 वाला जमाना तो खैर नहीं चला गया। सिचुएशन है भारत के लिए 50% 18%। देखिए विन विन सिचुएशन नहीं, जब डील होती है ना, तो अगर मैं आपके साथ डील कर रहा हूं और सिर्फ मैं सब कुछ ले लूं तो वो डील नहीं कहलाती। अमेरिका को भी कुछ फायदा है इसमें, भारत को भी फायदा है। जाहिर सी बात है, वो मक्का का किसान बहुत बड़ी मात्रा में मक्का भारत आएगा तो जाहिर सी बात है लेन देन दोनों तरफ से होता है। डील का मतलब ही होता है दोनों तरफ से लेन देन होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेच डाला। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी 2-4 साल हुए थे, तो मनमोहन सिंह पर भी यही कहा जाता था कि भारत को बेच डाला न्यूक्लियर डील के समय। मैंने कहा कि यार भैया ये बता दो भारत बिका कितनी बार, क्योंकि कम से कम अपनी जिंदगी में 2-3 बार तो मैं सुन चुका हूं कि भारत बिक गया, और खरीदार आज तक मुझे नजर नहीं आया। ये डील्स होती है और साइड इफेक्ट्स बहुत है इसके। आपने डायरेक्ट तो अमेरिका के बारे में जान लिया, लेकिन अमेरिका से बेहतर संबंध का मतलब हमारे लिए और भी दूसरे मार्केट खुल रहे हैं। जैसे कि अमेरिका ने कहा था कि जो भारत के साथ इस मामले में डील करेगा
क्योंकि हमने उस पर लगा के रखा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब वो सब भी आ रहे हैं भारत में। इसी महीने कनाडा भी आ जाएगा, ब्राजील का लुला डी सिल्वा भी आ जाएंगे, साउथ अफ्रीका वाले भी आ रहे हैं। अभी तो 42 देशों के साथ हमने एफटीए साइन किया है। 42 तो का ज्यादा हो गए भी देखिए उसका 21 देशों के साथ पता नहीं ज्यादा हुए होंगे। 27 यूरोपियन यूनियन के हो गए, 21 और 27 48 और 6 खाड़ी देशों के साथ बातचीत चली रही है अभी। नहीं, खाड़ी देशों के साथ अभी बातचीत चल रही है, वो फाइनल नहीं हुआ। मतलब 6 देशों के साथ तो दुनिया की- लगभग फाइनल है। हाँ, तो दुनिया की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था तो हमारे साथ फिर एफटीए साइन करके बैठी हुई है। तो ये भी तो जरा सोचिए कि भारत इकोनॉमिक नर्व सेंटर बनने जा रहा है। जब आप किसी होलसेलर के पास से कुछ सामान लेते हैं तो आपको बहुत सारे कहने वाले मिलेंगे कि अरे वो तो 10 पैसा ज्यादा महंगा दे दिया। आपको हम 10 पैसा कम दिलवा सकते हैं, लेकिन उसके सामान को लाके आप जब बाजार में अपने गांव के दुकान में बेचते हैं और मार्जिन ज्यादा में बेचते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये ठीक है। तो वो अच्छा, एक सवाल और है सर मेरे दिमाग में, थोड़ा सा टेक्निकल है। अभी एक डेटा आया निकलकर वर्ल्ड स्टैटिक्स की तरफ से, एलन मस्क ने उसे जो है रीट्वीट भी किया, जिसमें दिखाया गया कि दुनिया की जीडीपी जितनी है उसमें देश, कौन सा देश कितना ज्यादा योगदान दे रहा है। तो पहले नंबर पर चाइना आया 26%, दूसरे नंबर पर भारत आया 17%, तीसरे नंबर पर अमेरिका है 9.9%। मतलब अगर दुनिया 100 रुपए कमा रही है तो उसमें 17 रुपए का योगदान भारत का है, जबकि जून से 25% और अगस्त से आपका 50% टैरिफ भारत दे रहा है। उसके बावजूद भी भारत इस गति से बढ़ रहा है। अब जब यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए हुआ है, खाड़ी देश भी लाइन में लगे हैं, जितने देशों के नाम आपने लिए उसमें भी लाइन में लगे हैं। परचेजिंग पावर भारत की बहुत शानदार है, लगभग $17 ट्रिलियन के आसपास की भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी है, जो जीडीपी पीपी नापी जाती है उसमें। इससे अब क्या भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में और ज्यादा योगदान देने की तरफ आपको लगता बढ़ेगा? चीन को कहीं अब पछाड़ता हुआ नजर आएगा भारत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक। 2008 में चाइना जहां खड़ा था, 2026 में भारत वहीं खड़ा है। 2008 के बाद से चाइना 8 से 10% की रफ्तार से बढ़ रहा था। भारत उस तैयारी में है एक बिगर जंप लेने के लिए। ग्राउंड तैयार है, दुनिया को पता है कि भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है, बना रहा है। उसको पता है कि भारत के पास सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ा बाजार है। अब चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। वहां शी जिनपिंग की तबीयत खराब है, उस तरह की खबरें हैं। आपस में वहां मारकाट मची है। आप देखेंगे कि बहुत सारे सैन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वही ना, वही जो आपने तबीयत खराब कहा ना, मुझे उसमें थोड़ी हंसी आ गई। वहां तैयारी चल रही है, तक के आप तबीयत खराब बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब भाई जो कंफर्म है वही बताएंगे ना। तो उससे हुआ क्या है कि चाइना का फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर गया, वहां बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया है। उसका रियल एस्टेट जो है सेक्टर, जो उसका सबसे तेजी से बढ़ता हुआ था, वो कोलैप्स कर गया है। तो चाइना कोलैप्स करते हुए दुनिया देख रही है, और दुनिया को चाहिए बाजार, बड़ा बाजार को चाहिए ना। चाइना अगर फ्लॉप करेगा, चाइना के अभी जो पिछला विकास दर था वो 3.5% का था, तो जो 10% की रफ्तार से बढ़ा था वो 3% पर आ गया है। तो वैकल्पिक बाजार कहां है? तो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत है वैकल्पिक बाजार। इसका पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक हो गया है, पॉलिसी कंटिन्यूटी है। ऐसा नहीं कि एक सरकार आया और अगले सरकार वाले को बदल दिया पूरा। हाँ, विश्वसनीयता है, स्टेबिलिटी है। वो देख रहा है कि अटल जी के जमाने से स्टेबल सरकारें, 5 साल अटल जी, 10 साल मनमोहन सिंह, 11-12 साल नरेंद्र मोदी। और फिर ये भी देख रहा है प्लेन्स, मैन पावर, काम करने वाले हाथ भी वहां हैं। तो एक इंडस्ट्रीज क्या चाहता है, वहां हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, पानी मिले, काम करने वाले सस्ते लेबर मिल जाए, और फलता फूलता बाजार मिल जाए जो कि कंज्यूम भी कर सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया भारत में आ रही है। और ये 2008 जो मोमेंट है चाइना के लिए, भारत के लिए है। एक अनुमान के मुताबिक एक कंपनी है, या उसको बैंकिंग सिस्टम कह सकते हैं, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक में पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, आड़ा तिरछा सब तरह का पैसा जमा करते हैं, और वो ब्लैक रॉक क्या है, इन्वेस्ट करती है, वो बढ़ाती है। ब्लैक रॉक का जो सीईओ है, उसका बयान यह है कि अगला 25 साल भारत का है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भारत में केंद्रित रहेगी, और $17 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा, ये उसका अनुमान है। हालांकि अंग्रेज 25 साल से ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं,
लेकिन मोदी जी 100 साल लेके चल रहे हैं, तो उनकी अपना विजन है कि वो 10-20 साल का ही देख पाते हैं। तो ये वस्तु स्थिति है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। बस आखिरी में एक कमेंट आपसे चाहूंगा कि इस पूरी डील को, जितनी भी हमने चर्चा की, इसे अगर एक लाइन में आप समेटें तो आप क्या कहेंगे? भारत ने अपना बैलेंस शीट देखा कि 50% टैरिफ से हमें नुकसान ज्यादा है या रशिया से कच्चा तेल लेने में फायदा ज्यादा है। उसको लगा कि इसको खत्म करना है, लेकिन भारत ने पहल नहीं की। भारत ने बहुत कामली ट्रंप को उछलने कूदने दिया, इधर उधर बयान देने दिया, फिर भी शांत रहा। अंत में ट्रंप ने फोन किया। उनका एक लुटविक था, कोई कॉमर्स सेक्रेटरी था, लिटविक या इस तरह नाम है। उसने कहा था कि एक बार मोदी जी फोन कर लेते ना तो ट्रेड डील हो जाता। हार्वर्ड लुटनिक। मोदी जी कहे हम क्या करेंगे, तुम करो। तो अंत में झक मार के ट्रंप को फोन करना पड़ा। उसने डील साइन किया। ये पोस्टरिंग का बहुत महत्व है कि किसने पहल की। तो ट्रंप ने झक माराकर पहल की और स्टेट्समैन की तरह नरेंद्र मोदी कहा कि ओके ठीक है, देखते हैं। इससे पता चलता है कि वेट किसका ज्यादा है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों पर छोड़ते हैं कि सारी चीजें उन्हें बताई हैं। जो भी सवाल फिलहाल विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं या फिर लेकर सवाल बड़े दिमाग में लोगों के चल रहे हैं, उन्हें क्लियर करने की कोशिश की। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।